हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज एक्चुअली में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे क्योंकि आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में सबसे पहला पार्ट देखेंगे और पार्ट देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने टोटल पार्ट्स हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं यानी शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ किसी बुक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसकी मोटाई देखते हैं कि कितनी मोटी बुक है, कितना टाइम हमको लगेगा पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख के जज करके चलते हैं कितने पेज हैं, तो उसी अनुरूप हमारा भारतीय संविधान भी एक हॉली बुक की तरह है भारतीयों के लिए। तो बुक की तरह है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं, यानी अध्याय समझ लिए अध्याय कितने हैं, जैसे बुक में होता है अध्याय, उसी अनुरूप में आपको भारतीय संविधान में जो पार्ट हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, इन सब की चर्चा हम आज बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और सेशन आप पूरा देखिए और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करने के साथ अपने सहपाठियों के संग शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। तो चलिए आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान में के टोटल कितने पार्ट्स हैं, यानी भारतीय संविधान को कितने अध्याय में बांटा गया है। सबसे पहले पार्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर बात करें संविधान के कितने भाग हैं, यानी हमारे भारतीय संविधान के टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल पार्ट्स अगर देखें मूल रूप में, तो मूल रूप में 22 यानी 22 पार्ट्स थे। उसके बाद इसमें संशोधन करके इसको पार्ट आगे बढ़े और अगर वर्तमान में बात करें तो टोटल 25 पार्ट्स हैं। कैसे हैं 25 पार्ट्स, उसकी चर्चा अभी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आपका यह जो यूनियन और यानी संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंध पहला जो भाग है, पहला भाग। तो पहले भाग में अगर बात करें तो टोटल 4 अनुच्छेद हैं 1 से लेके 4 तक। तो 4 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पहले पार्ट में है और पहला पार्ट जिसका आप समझ लिए जो विषय है, यानी जो विषय है पहले पार्ट का वह है संघ और तथा इसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ में कौन कौन से राज्य क्षेत्र कैसे शामिल हैं, क्या है, ये बातें हैं। तो इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर बात करें तो दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट जो आपकी नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है और इसमें टोटल जैसे आर्टिकल 1 से 4 हो गया पहला पार्ट। तो आगे बढ़ेंगे 5वें अनुच्छेद से लेके 11वां अनुच्छेद, यानी 5 से 11 अनुच्छेद आपके सेकंड पार्ट में है, जो कि नागरिकता से संबंधित आपका भाग है। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा पार्ट, तो हमारा तीसरा पार्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद हैं इसमें। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो हमारा है वह फंडामेंटल राइट है, यानी मूल अधिकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपको समझना भी जरूरी है कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मूल अधिकार हमारे क्या हैं। तो भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है। टोटल आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक हैं। उसके बाद पार्ट जो 4 है वह पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं। और इसमें बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल हैं वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 के अंतर्गत। उसके बाद आपका भाग 4 ए आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है कौन सा अमेंडमेंट था, वह 42वां यानी 42 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1976 में आया था। आपको मैंने बताया था, प्रस्तावना में भी मैंने बताया था कि 42वें के द्वारा ही 3 शब्द जोड़े गए थे, एक सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां है जो 1976 में आया, उसके द्वारा 3 ये प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए और उसी के द्वारा आपका जो मूल कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी पार्ट 4 ए भी जोड़ा गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी समय इमरजेंसी उसके बाद लगी थी, तो उसी में के तहत बहुत सारे संशोधन किए गए थे। अभी बताएंगे कौन कौन से संशोधन थे उसमें।
फिर अगला जो पार्ट है यानी अगला भाग है 5 नंबर का भाग 5। और भाग 5 में अगर बात करें, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित जो आर्टिकल है वह एकमात्र आर्टिकल है आपका 51A। 51A आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 51A। और आपका भाग 4A, तो ये ध्यान रखना है। अब भाग 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत यूनियन सरकार यानी द यूनियन की बात है, संघ सरकार की। तो इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल 52 से 51 151 तक है, आर्टिकल 52 से 151। और इसी के अंतर्गत आपके जो केंद्र सरकार से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, संसद है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चर्चा 52 से 151 के अंतर्गत ही है, और यह भाग 5 है। उसके बाद आपका आता है भाग 6। भाग 6 में आपका द स्टेट्स यानी राज्य से संबंधित है। इसमें राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, विधानसभा विधान परिषद आएगी, और साथ में आपके हाई कोर्ट्स आएंगे। तो यह भी ध्यान रखना है। और इसका आर्टिकल अगर द स्टेट्स की बात करें तो इसमें 151 से लेके 237 तक आर्टिकल है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें राज्यपाल, सीएम और आपके जो हाई कोर्ट्स हैं वो, और उसके बाद है स्टेट का जो विधानमंडल है वो, तो ये सारी बातें इसमें आएंगी। उसके बाद आपका बात करें भाग 7। भाग 7 में द स्टेट्स इन पार्ट ऑफ बी फर्स्ट शेड्यूल, जो आपकी पहले अनुसूची में पार्ट बी में आपका जो है कुछ स्टेट हैं संबंधित हैं वो आएंगे, और यह 238 आर्टिकल में था और इसको निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 आपको ध्यान रखना है, निरस्त है, आर्टिकल 238। उसके बाद करें भाग भाग 8 यानी भाग 8वां जो आपका है वह संबंधित है संघ शासित क्षेत्र से, यानी यूनियन टेरिटरीज थे। तो यूनियन टेरिटरीज से यह रिलेटेड है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो यह 239 से लेकर 242 तक इसमें आर्टिकल हैं, इसको भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद भाग 9 की बात करें तो इसमें आपको पता है इसमें पंचायत हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 243 से, ध्यान रखना है, 243 से 243 ओ, इसमें जोड़ लीजिएगा आप। टोटल आर्टिकल आपके होंगे 16 अनुच्छेद इसमें आपके हैं। और यह पंचायतों से संबंधित है। और यह आपको अच्छे से पता होगा कि यह जो आया वह किस 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। द पंचायत आपको ध्यान रखना है। और इसमें 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। और उसके बाद में आपका भाग 9A, भाग 9A यह नगर पंचायत से संबंधित है, और यह 74वें संविधान संशोधन से आया। और अगर बात करें आर्टिकल की तो भाग 9 में आर्टिकल हैं 243P से लेके 243ZG तक। आपको यह चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे हम भाग क्रम से अगर पढ़ते हैं तो भाग जैसे क्रम से पढ़ेंगे वैसे ही आर्टिकल उसमें आएगा। जैसे पंचायतों से संबंधित जो आर्टिकल है वह 243 से लेकर 243 ओ तक, तो ओ तक समाप्त हो गया पंचायत। अब नगर पंचायत में जब पढ़ेंगे तो ओ के बाद आएगा पी, यानी 243 पी से लेके 243 जेड जी तक आपका नगर पंचायत है। और यह पार्ट 9A में है। उसके बाद पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें हैं, और यह भी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और यह किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था यह आपको ध्यान रखना है। तो यह 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2011 में आया, उसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक यह आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड? सहकारी समितियों से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। उसके बाद भाग जो 9 है वो भाग 9 है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड है। और इसकी बात करें तो इसका जो आर्टिकल है वह 244 से लेकर 244A, यानी इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं भाग 10 में। उसके बाद भाग 11वें की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों का जो संबंध होता है वह है, इसमें आपका वित्तीय संबंध आएगा, आपका विधायी संबंध आएगा, सारी चीजें इसमें हैं। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है वह 245 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल तक इसमें है भाग 11 में। उसके बाद बात करें भाग 12, तो भाग 12 में आपका वित्त प्रॉपर्टी संपत्ति इससे संबंधित है। आपको ध्यान रखना है जो आपका फंडामेंटल राइट था, यानी आपका ये अधिकार, वित्तीय अधिकार, ये आपको पता होना चाहिए। उसको खत्म करके इसी में डाला गया था आर्टिकल 300A, यानी 300A आर्टिकल वही है यहाँ पे रिलेटेड। तो यह जो भाग 12 है
वह फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट इससे रिलेटेड है। और भाग 12 में अगर बात करें तो 264 से लेके 300 ए तक आर्टिकल इसमें हैं। उसके बाद बात करें भाग 13 की, तो भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य यानी ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द आपका जो भारत की टेरिटरी है, टोटल भारत के क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो यह है व्यापार, वाणिज्य, समागम भारतीय क्षेत्र में, तो यह भाग 4 में है। अगर बात करें इसकी आर्टिकल की तो 300 ए यहाँ पे खत्म होता है, तो 301 से लेके 307 तक आपका जो आर्टिकल है वह आपका है भाग 13 में। भाग 13 में उसके बाद आपका जो भाग 14 है, इसके बाद भाग 14 में आपको ध्यान रखना है जो सेवा क्षेत्र हैं, जो संघ सरकार के और स्टेट के जो सर्विसेज हैं, सेवा सर्विसेज जो हैं आपकी, वह हैं जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब से संबंधित जो आर्टिकल है, प्रावधान है, वह भाग 14 में है। आर्टिकल की बात करें तो 308 से लेके 323 तक आर्टिकल हैं इसमें। उसके बाद भाग 14 ए है, और 14 ए यह भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह भी जोड़ा गया था, 14 ए भाग। और इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जो अधिकरण या प्राधिकरण बोलिए, अधिकरण होते हैं। और ट्रिब्यूनल्स जैसे आप एनजीटी है, तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ट्रिब्यूनल होते हैं एक तरीके से न्याय व्यवस्था का एक अंग है। तो यह ध्यान रखना है ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल, इसका ध्यान रखना है। ट्रिब्यूनल्स जो है 323 ए से लेकर 323 बी तक, और यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। उसके बाद भाग 15 की बात करें तो इसमें इलेक्शंस यानी निर्वाचन, इसके अंतर्गत भी निर्वाचन किया जाता है, और इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग आदि का प्रावधान है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक आपका भाग 15 में यानी इलेक्शन के अंतर्गत प्रावधान है। कुछ भाग तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इलेक्शंस वाला बहुत बार पूछा जाता है, ट्रिब्यूनल्स वाला भी पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका भाग 16 है, उसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष आपके जो क्लास हैं, वर्ग से संबंधित कुछ इसमें स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है, तो वह ध्यान रखना है। वह है आपका भाग 16 में। अगर बात करें अनुच्छेद की तो इसमें है अनुच्छेद आपका 330 से लेके 342 तक, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस के लिए। इसमें आर्टिकल की बात करना है भाग 16 में, तो आर्टिकल अगर हैं 330 से लेके 342 तक, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा रहा है, वह है भाग 17। भाग 17 में आपका लैंग्वेज है यानी भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस और भाषा जो भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल भाषाएं हैं, वह है 22 भाषाओं का उल्लेख। 343 आर्टिकल 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक इसमें भाग 17 में है। उसके बाद भाग 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपका जो है इमरजेंसी होती है, जो आपातकाल, जिसमें वित्तीय आपात, प्रेसिडेंट का जो रूल होता है वो, तो ये सारी इमरजेंसी प्रावधान जो है आपातकाल तीन व्यवस्था जो है वह इसमें भाग 18 के अंतर्गत है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 352 से लेके 360 तक वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल, तो यह 352 से लेके 360 तक है। उसके बाद भाग 19 है। भाग 19 में मिसलेनियस विविध का प्रावधान है, और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 361 से लेके 367 तक, यानी 361 से लेके 367 तक आर्टिकल हैं इसमें भाग आपके 19 में यह मिसलेनियस से रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका पार्ट 20 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यह भी, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट जो किए जाते हैं आर्टिकल 368 के तहत, वह प्रावधान है भाग 20 में यानी भाग 20 में। उसके बाद भाग 20 आपका, भाग 20 में अगर बात करें आर्टिकल, तो एकमात्र आर्टिकल है जिसके अंतर्गत 368 आर्टिकल आपको याद रखना है। उसके बाद भाग 21 है, यह टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, जैसे 369 आर्टिकल से लेके और 392 यानी 369 से लेके 392 इसमें टोटल आर्टिकल हैं। आपको अब 369 से 392 तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आर्टिकल 370 था यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित
हुआ था, तो वह टेम्परेरी था। तो आपको ध्यान रखना है इसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और आपका स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, जैसे 371 के अंतर्गत कुछ आर्टिकल हैं, उसमें आपका विशेष राज्यों में जो है जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 था। तो स्पेशल प्रोविजंस एंड ट्रांजिशनल ये सब टेम्परेरी जो थे वो 369 से लेकर 392 तक थे, और यह पार्ट 21 का भाग है। यानी पार्ट 1 के अंतर्गत 369 से लेकर 392 आर्टिकल ये थे। उसके बाद बात करें भाग 22, इसमें शॉर्ट टाइटल यानी जो संक्षिप्त विवरण है, शॉर्ट टाइटल है, और जो रिपील कर दिए गए हैं जो आर्टिकल या जो प्रावधान है, वो सारी बातें इसमें भाग 22 में है। और भाग 22 में आर्टिकल हैं 393 से लेके 395 तक। तो टोटल कितने हो गए? 390, 1 से लेके 395 तक आर्टिकल हैं। ये मूल संविधान की बात है। अगर वर्तमान में बात करें तो जो भारतीय संविधान में 470 के आसपास माना जाता है कि टोटल आर्टिकल 470 के आसपास हैं। 470 के आसपास आर्टिकल हैं, और लेकिन मूल आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 395 तक ये आर्टिकल थे। और इसी में संशोधन कर करके इसी के भाग के अंतर्गत आर्टिकल बढ़ते गए। और आपका अगर बात करें मूल संविधान की बात मैं कर रहा हूँ, जब मूल संविधान बना तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 22 थे। आर्टिकल की बात करें तो 395 थे। और उसके बाद शेड्यूल्ड यानी अनुसूचियां, शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपकी थी 8। भाग 22, आर्टिकल 395 और जो अनुसूचियां हैं वह 8 थी। अब 8 अनुसूचियां क्या क्या थी इसको भी देख लीजिए। अनुसूचियां भी इम्पोर्टेंट होती हैं, शेड्यूल जिनको बोला जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो पहली अनुसूची जो थी वह है संघ राज्य से संबंधित। उसके बाद जो दूसरी अनुसूची है वह भत्ते और विशेषाधिकार, जिसमें राष्ट्रपति इन लोगों के तमाम जो भत्ते हैं वो सारी चीजें हैं, भत्ते हैं, वेतन है, ये है। उसके बाद अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान है, जिसमें शपथ लिया जाता है। और उसके बाद आपका अनुसूची 4 है, जिसमें राज्यसभा में राज्यों और यूटी के द्वारा जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वह है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 की बात करें तो शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है उनका प्रशासन संचालित होता है अनुसूची 5 के तहत। उसके बाद अनुसूची 6 जो है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के आपके जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है वह अनुसूची 6 से संचालित होता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में विधायी प्रक्रिया हेतु क्या है? विधायी प्रक्रिया हेतु 3 सूचियां हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत आपको जो ये सूची है इसी के अंतर्गत विधायी प्रक्रिया जो है संचालित होती है। संघ सूची के अंतर्गत सिर्फ संघ सरकार यानी केंद्र सरकार आपकी जो है कानून या विधायी जो है विधान बना सकती है। उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत राज्यगत, समवर्ती में दोनों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनको रखा गया है। उसके बाद अनुसूची 9 है। अनुसूची 9 में यह विधि से संबंधित है, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में जो हुआ था आपका संविधान सभा के द्वारा, एक अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया, 31 बी, तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो है अनुसूची 10 है वह दल बदल से संबंधित है, और यह 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 52 नंबर का 1985 में, दल बदल संबंधी कानून, तो यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पंचायतों को 29 विषय प्राप्त हैं, 29 विषय प्राप्त हैं उससे संबंधित है। और यह आपको पता होना चाहिए कि यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। आर्टिकल की बात करें अगर, ये जो 29 विषय हैं ये आर्टिकल 243 जी में है। 243 जी पंचायतों की अगर टोटल बात करें तो 243 से 243 ओ तक पंचायतों का उल्लेख है, लेकिन उसी के अंतर्गत 243 जी जो आर्टिकल है यह 29 विषय जो पंचायतों को प्रदान किए गए हैं जिसपे पंचायतें कार्य करती हैं, तो वह यहाँ पे इसका प्रावधान है।
अब उसके बाद बात करें अनुसूची जो 12 है, वह अनुसूची 12 आपका नगर पालिका से संबंधित है, और नगर पालिका जो है वह उसको 18 विषय प्रदान किए गए हैं, 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और इसकी बात करें तो यह 243 डब्लू डब्लू आर्टिकल है, जो 243 डब्लू आर्टिकल, उसमें 18 विषय दिए गए हैं। और नगर पालिका का जो आपका प्रावधान है, जो संवैधानिक उपबंध किया गया, वो आपको पता ही होगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो पार्ट और उसके बाद शेड्यूल, ये तीनों, ये दो चीजें मैंने अभी तक बताया, तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात करें तो लगभग 470 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं जो मूल रूप में हैं, और वर्तमान में 25 भाग हैं टोटल। अगर बात करें अनुसूचियों की, ये जो अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां 12 हैं वर्तमान में। अगर मूल संविधान में बात करें तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 अनुसूचियां। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी बातें हो चुकी, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल। तो ये सारी बातों के बाद में अब जो हम सबसे पहला पार्ट है उसको लेंगे। तो पहला पार्ट आपका क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। और पहले पार्ट में कुल टोटल आपके 4 आर्टिकल हैं, यानी 4 अनुच्छेद हैं। अब 4 अनुच्छेद हैं, तो इन चारों अनुच्छेद को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें वर्तमान में, पहले आर्टिकल के अंतर्गत मैं लिखूंगा कुछ चीजें, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहले आर्टिकल के अंतर्गत अगर बात करें तो पहले आर्टिकल में आपका क्या क्या व्यवस्था है। तो पहले आर्टिकल का अगर हम पढ़ा जाए, इसका विषय पढ़ें, तो पहले आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ है तो आपको पता होगा कि जो राज्य हैं वह कई प्रकार के राज्य हैं। जैसे आपका नॉर्मल स्टेट है, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले हम मूल आपका जो जब स्वतंत्रता हुई भारत का, जो भारत जो स्वतंत्र हुआ, तब से हम लेके वर्तमान चीजें देखेंगे। तो जब अगर बात करें 15 अगस्त 1947 की बात करें, तो उस समय भारत में क्या स्वरूप था। तो भारत में उस समय अगर बात करें तो उसमें ध्यान रखना है आपको, पहला तो था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत था। उसके बाद था आपका आपका था चीफ कमिश्नरी प्रांत। मैंने बताया था चीफ कमिश्नरी प्रांत, जो कि 4 प्रांतों से आपके संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे सदस्य, जिसमें ABCD मैंने बताया था। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और उसके बाद में था देसी रियासतें, देसी रियासतें। तो इस प्रकार स्वरूप था उस समय भारत का। ब्रिटिश प्रांत में आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत राज करेगी। चीफ कमिश्नरी प्रांत कमिश्नरी से रिलेटेड था। देसी रियासतों में राजे महाराजा रजवाड़ा लोग, ये लोग थे। तो ये उस समय की स्थिति थी 15 अगस्त 1947 की। उस समय यह स्थिति थी। और अगर जब भारतीय संविधान की बात करें, जब भारतीय संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 की स्थिति की बात करें, 26 जनवरी 1950 की स्थिति क्या थी। उस समय किस प्रकार के राज्य थे, क्योंकि भारत आजाद हो चुका है। अब जब भारत आजाद हो चुका है तो इस समय कैसे व्यवस्था थी उसको भी देखना है। तो भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन उस समय भी ब्रिटिश प्रांत थे। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। 26 जनवरी 1950 की स्थिति हम देख रहे हैं, 1950। तो यहाँ पे 4 प्रकार के थे। पहला था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत में अगर बात करें तो यह इसका राज्यपाल द्वारा गवर्न किया जाता था, राज्यपाल। उसका बाद आपको ध्यान रखना, उसके बाद दूसरा था आपका देसी रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतें। और ये किसके द्वारा, राज्य प्रमुख के द्वारा यह प्रशासित होता था, राज्य प्रमुख, प्रमुख। उसके बाद था आपका चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी। और इसी में थे आपके चीफ कमिश्नरी में ही थे छोटी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी। और लास्ट जो था वह अंडमान निकोबार अलग था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यह अलग था।
तो यह स्थिति थी आपकी कब? 26 जनवरी 1950 को। और आज़ादी के समय भी मैंने बता दिया, आज़ादी के समय यही थे कि ब्रिटिशतान, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी प्रांत, बस। लेकिन जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ उस समय यह व्यवस्था थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल था। अब अब वर्तमान स्वरूप क्या है? वर्तमान स्वरूप क्या है आपको पता है कि आपका राज्य है और यूटी है और कुछ अर्जित के, अगर जो पहले आर्टिकल की बात करें, अगर बात करें पहले आर्टिकल में तो क्या व्यवस्था है, तो पहला आर्टिकल जो कि आपका इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ। अब राज्य में क्या क्या शामिल है आपको ध्यान रखने हैं, तो पहले आर्टिकल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है राज्य है और उसके बाद है यूटी, यूटी और उसके बाद है अर्जित किए गए प्रदेश, अर्जित किया गया प्रदेश या क्षेत्र बोल दीजिए, अर्जित क्षेत्र। जैसे मान लीजिए, तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है। अर्जित क्षेत्र में मैं अभी बताऊंगा क्या अर्जित क्षेत्र होता है। अर्जित क्षेत्र किसी देश, बगल पड़ोसी देश का अगर कोई क्षेत्र है, हमने अर्जित कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, चाहे समझौते के माध्यम से चाहे जबरदस्ती, तो वह क्षेत्र यहाँ शामिल होगा। तो भारत में इसमें राज्यों का संघ है, तो राज्य के अंतर्गत ये 3 चीजें शामिल है। 1947 में क्या स्थिति थी मैंने बताया, और 1950 में संविधान के लागू होते समय क्या स्थिति थी वो भी मैंने बताया। तो यह देखिएगा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्तमान की स्थिति है। और अनुच्छेद 1 में इसी की बात है कि जो इंडिया, दैट इज भारत, जो इंडिया भारत है वह राज्यों का संघ है, और राज्यों के संघ में भारत के राज्य क्षेत्र क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र ये 3 है। क्या है? राज्य है, उसके अंदर फिर उसके बाद यूटी है और फिर अर्जित क्षेत्र है। तो 3 चीजें भारत के राज्य क्षेत्रों में यह शामिल है। ठीक, तो पहला आर्टिकल हो गया आपका इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, और भारत के राज्य क्षेत्र मैंने बता दी, ये 3 चीजें हैं, राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र। उसके बाद आपको बात करना है आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 जो है उसमें क्या प्रावधान है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार है। नए राज्यों के प्रवेश को स्थापना यानी संघ में संसद को क्या अधिकार है कि संघ में यानी इन चीजों में शामिल करने का अधिकार है नए राज्यों का। लेकिन ये नए राज्य कौन से होंगे? ये बाहरी होंगे। जैसे वर्तमान में जो भारत का पूरा राज्य क्षेत्र है उसके अतिरिक्त अगर कोई बाहर से, मान लीजिए पाकिस्तान, जो कि हम कब्जा करेंगे आगे चल के, बलूचिस्तान और ये सब जो क्षेत्र है, और हो सकेगा तो इस्लामाबाद भी कब्जा कर लेंगे। हम भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है हालांकि, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का हम इस्लामाबाद, मुल्तान ये सब कब्जा करने वाले हैं, अगर वो कब्जा कर लेते हैं, तो अगर उसको कब्जा हमने कर लिया तो वह किस अनुच्छेद 2 के तहत होगा। क्योंकि अनुच्छेद 2 में है क्या कि जो बाहरी क्षेत्र है उसका नए राज्यों के रूप में है, और उसको अगर हम संघ में अपने शामिल करते हैं तो यह अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है। यह बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 2 के तहत आपका संसद के पास यह शक्ति है कि जो संघ में नए राज्यों, और ये नए राज्य कौन से? बाहरी क्षेत्र, वर्तमान के आपके भारत के राज्य क्षेत्र नहीं बल्कि जो बाहरी क्षेत्र हैं उनको शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 ध्यान रखना है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में यह बात है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अब आर्टिकल 3 पे जब हम आएंगे तो आर्टिकल क्या कहता है, या आर्टिकल जो 3 है इसमें क्या शामिल होगा, तो आर्टिकल 3 में जो भारत का वर्तमान राज्य क्षेत्र है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को हमें विस्तार करना है या सीमा को घटाना है या विभाजित कर देना है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि इससे पूर्व हो चुका है उत्तराखंड के रूप में। लेकिन अगर मान लीजिए वर्तमान में करना है तो किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत। यानी भारत की जो राज्य क्षेत्र है वर्तमान में, उनके राज्य क्षेत्रों में सीमा विस्तार, उन राज्यों का जो है नामों में परिवर्तन या उनका विभाजन, तो ये सारी चीजें होंगी आर्टिकल 3 के तहत। तो यह बात आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बिल्कुल अंतर पता होना चाहिए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 2 में बाहरी क्षेत्र का विषय है, और आर्टिकल 3 जो वर्तमान भारत का राज्य क्षेत्र है वह है। तो उसमें अगर सीमा विस्तार करना है, नाम में परिवर्तन करना है या विभाजन करना है, तो ये सारी चीजें होंगी आर्टिकल 3 के तहत। और यह भी किसको अधिकार है? संसद को ही अधिकार है और किसी को नहीं। ध्यान रखिएगा, संसद को अधिकार है। हाँ, संसद राज्यपाल से परामर्श मांग सकता है, राज्यपाल से। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य में नाम परिवर्तन करना है या राज्य का विभाजन करना है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श मांगेगा संसद।
और अगर राज्यपाल कहता है नहीं नहीं मत करिए, उत्तर प्रदेश को मत विभाजित करिए, ऐसा मत करिए, गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। तो राज्यपाल अगर ऐसा कहता है तो संसद की मर्जी है कि वह माने या ना माने, यानी कि संसद अगर चाहेगा तो कर देगा। वह एक फॉर्मेलिटी की तरह है कि वह राज्यपाल से परामर्श मांगेगा, लेकिन अगर राज्यपाल कुछ कहते हैं कि ये करना है आपको, तो संसद बाध्य नहीं है, वह उसकी मर्जी है। यानी यह जो राज्यपाल का परामर्श है, यह बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 3 में नाम में परिवर्तन, राज्यों के नए राज्यों का गठन, यानी आपका किसी राज्य को विभाजित करके नया राज्य बनाना है, तो ये सारी बातें आर्टिकल 3 में है। उसके बाद इन सब जब ये तीनों बातें हो गई, तो फिर एक वाद आता है वेरुवादीवाद। वेरुवादीवाद मैंने पहले भी पढ़ा दिया है प्रस्तावना में। तो वेरुवादीवाद में क्या कहा गया, जो 1960 का है, इसमें कहा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र है, कोई मान लीजिए भारत का राज्य क्षेत्र है, मान लीजिए पाकिस्तान से सटा क्षेत्र कश्मीर लद्दाख है, तो क्या भारत सरकार या संसद चाहे तो लद्दाख का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दे सकता है? पाकिस्तान को दे सकता है या नहीं? तो इस वाद में, बेरूवादीवाद में कहा कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि भारत के राज्य क्षेत्र का किसी भूभाग को आपका विदेशी राज्य को दे दे, यह अधिकार संसद को नहीं है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना है, इंटरनेशनल रिलेशन में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा किया जा सकता है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा किया जा सकता है कि पाकिस्तान को अगर भारत चाहे तो दे सकता है, या जो है कर नॉर्मली नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी अगर कोई बाध्यता आती है तो कर सकता है। यह बेरूवादीवाद जो था, बेरूवादीवाद, तो उसमें यह व्यवस्था आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था। और ऐसा किया भी गया। किया कब गया? या 2015 में किया गया, जब आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में। इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो भारत के लगभग लगभग क्या, सीधे याद रखना है, 111 परिक्षेत्र भारत के थे जो बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्र थे। तो 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए, बांग्लादेश को दिए गए, और 51 परिक्षेत्र भारत को हासिल हुए। यानी भारत को कम मिला और बांग्लादेश को ज़्यादा मिला। तो ये विवादित थे, कुछ जैसे नदियों से संबंधित क्षेत्र है, नदियों के आपके जोन में थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 51 परिक्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दिए, 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को प्राप्त हुए भारत के द्वारा। तो ये था। और जो ये क्षेत्र शामिल हुए, जैसे मान लीजिए 51 परिक्षेत्र जो भारत में शामिल हुए, उसमें जो लोग रह रहे थे उनको भी भारतीय नागरिकता भी दी गई। तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2015 का, यह भी ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 3 तक मैंने देख लिया, ये बातें हो चुकी। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि आपका जैसे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका 368 के तहत होता है वह नहीं होगा। वह नहीं होगा, यानी अर्थात वह सामान्य तरीके से किया जा सकता है। तो सामान्य तरीके से यहाँ पे एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा कि जैसे किसी से आप पूछिए कि आपका आर्टिकल 360 यानी संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन आपका कितने तरीके का संविधान संशोधन होता है? हर कोई यही, लगभग जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो यही बताएंगे कि 3 तरीके। 3 कौन से हैं? 3 है आपका जो सामान्य, विशेष, विशेष बहुमत, और विशेष प्लस राज्य वाला जो बहुमत है वह, विशेष प्लस आधे राज्यों का जो बहुमत होता है, राज्य का बहुमत। तो हर कोई यही बताता है 368 के तहत 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 368 के तहत मात्र 2 तरीके से, विशेष और विशेष प्लस राज्य वाला। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सामान्य संशोधन में आर्टिकल की क्या जरूरत, या कोई संशोधन क्या जरूरत? ये जो आर्टिकल 368 है, यह प्रावधान सिर्फ विशेष संशोधनों के लिए किया जाता है, जो संशोधन काउंट होते हैं,
तो जैसे 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ यह 368 के तहत हुआ, क्योंकि यह नंबर है 100वां। तो ऐसे कोई भी, जैसे 42वां हुआ तो 42वां 368 के तहत होगा, यानी यह विशेष होगा, सामान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सामान्य संशोधन 368 के तहत नहीं बल्कि सामान्य हो जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं। तो आपको ध्यान रखना, जो 368 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी बदलाव किया जाएगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, वह सामान्य संशोधन होगा। अब अगर यह बात है तो फिर विवाद छिड़ता है कि सिक्किम राज्य को जब राज्य के रूप में मान्यता दी गई तो आर्टिकल 2A जो जोड़ा गया उसमें संविधान संशोधन कैसे हुआ। तो मैं बता दूं, मैंने बताया कि 3 तरीके के राज्य क्षेत्र थे, भारत के राज्य क्षेत्र 3 तरीके। कौन कौन से, फिर से बता रहा हूँ, राज्य, यूटी और उसके बाद अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, इन 3 तरीके की कैटेगरी थी, 3 तरीके की कैटेगरी थी। अब जब आर्टिकल 2A जोड़ा गया, सिक्किम राज्य को राज्य की मान्यता दी गई, 2A जोड़ा गया, तो ये जो 2A आर्टिकल था इसमें क्या था कि सिक्किम सह राज्य के रूप में था, राज्य पूर्णता नहीं था। क्या था, सिक्किम सहराज्य, सहराज्य के रूप में था। अब बताइए, सहराज्य यहाँ पे कहीं पे है, तीनों में सहराज्य कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यह एक अलग कैटेगरी थी, सहराज्य वाली जो कैटेगरी थी वह अलग थी। तो यह सहराज्य की अलग कैटेगरी होने के नाते यह 2A आर्टिकल था, यानी संशोधन किया गया। और यह संशोधन किसके माध्यम से हुआ था, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह बात ध्यान रखनी है। अब जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का जब दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी क्या राज्य की जो यह कैटेगरी है इसमें शामिल हुआ। तो जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो ये विशेष जो आर्टिकल है 2A इसको हटा दिया जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो 36वें जो संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 2A जिसके अंतर्गत सिक्किम सह राज्य के रूप में शामिल हुआ था उसको हटाने के लिए 36वां हुआ। यानी आर्टिकल जो 2 है और आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन होगा वह 368 अमेंडमेंट जो प्रावधान है उसके तहत नहीं होगा, सामान्य संशोधन से होगा, सामान्य से। आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो जो ये 368 आर्टिकल है जिसमें आपको संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो यह बात ध्यान रखनी है। और इसको समाप्त करने के लिए 2A को 36वां संविधान संशोधन हुआ और जो सिक्किम था वो पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। अब एक चीज और ध्यान रखना है, 24वां एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 24वां। तो इसके माध्यम से क्या कहा गया कि जो आपका संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन कौन सा, 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि उसको अनुमोदन देगा। अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ऐसा नहीं है कि उस पर वीटो लगा दे या होल्ड कर ले या कुछ कर ले। तो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि अगर 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए, अनुमोदित करने के लिए बिल्कुल बाध्य है। तो यह भी अमेंडमेंट याद रखना है। हालांकि जो संविधान संशोधन हुए हैं 1 से लेकर 105 तक जो भी हुए हैं सबको हम बताएंगे एक क्लास में, लेकिन जो साथ में रिलेटेड संविधान संशोधन है चलते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा आपका। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये कंप्लीट बातें 1 से 4 तक के आर्टिकल हो गए हैं, फिर से फटाफट रिपीट करेंगे। पहला आर्टिकल क्या है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, और भारत राज्य क्षेत्र में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, राज्य है, यूटी है और अर्जित किया गया क्षेत्र है। जैसे जो 51 ये परिक्षेत्र बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए तो वो किस में जाएंगे, अर्जित क्षेत्र में जाएंगे। तो यह ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 2 है आपको संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने की, प्रवेश करने की, स्थापना करने का अधिकार है। तो नए राज्य कौन से हैं, ये बाहरी क्षेत्र से हैं। वर्तमान में जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं वो नहीं, बल्कि बाहरी कोई अगर विदेशी क्षेत्र है तो वहां से शामिल किए जाएंगे। आर्टिकल 2 ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 और 3 में यही फर्क है, 2 में जो है बाहरी क्षेत्र है और 3 में आपका जो वर्तमान भारत का राज्य क्षेत्र है वह है। तो आर्टिकल 3 में क्या है, संसद को नए राज्यों का निर्माण, सीमा विस्तार, नाम में परिवर्तन या नए राज्यों का विभाजन करना है, जो भी करना है वह अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रावधान है। और जब यह अनुच्छेद 3 के तहत जब संसद लागू करेगा तो उस संबंधित राज्यपाल जिस राज्य में यह लागू हो रहा है
उससे संबंधित जो आपके वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे राय लेगा, लेकिन वह राय बाध्यकारी नहीं है, वह बिल्कुल मानना ना मानना वह संसद के ऊपर है। तो यह भी ध्यान रखना। उसके बाद बेरूवारी केस याद रखना है 1960 का, जिसमें कहा गया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र को विदेशी को दे दे, तो यह अधिकार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा किया जा सकता है और किया भी गया। 2015 में 100वां संविधान संशोधन जो आया, जिसके माध्यम से बांग्लादेश को 111 परिक्षेत्र सौंपे गए और बांग्लादेश से भारत को 51 परिक्षेत्र हासिल हुए। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी, 100वां संविधान संशोधन 2015 का, बेरूवारी वाद 1960 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी ध्यान रखना है। फिर है लास्ट अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में जो है यह आपका क्लेरिफाई किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे वह आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है उसके तहत नहीं माने जाएंगे, अपितु क्या सामान्य जो है संशोधन माना जाएगा। तो आर्टिकल 4 में यह लिखा गया है कि 2-3 में जो भी परिवर्तन होगा वह 4 के तहत नहीं होगा, तो यह ध्यान रखना। तो फिर यह नहीं होगा तो फिर जैसे क्यों आर्टिकल 2A आया सिक्किम को, तो मैंने बता दिया सिक्किम सह राज्य के रूप में आर्टिकल 2A के तहत 35वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर उस सहराज्य दर्जे को हटा के पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया सिक्किम को, वह 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका 2A को रिमूव करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, यह ध्यान रखना है। और आर्टिकल 3 में आपको ध्यान रखना है नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का तो उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। जैसे नए राज्य का गठन की प्रक्रिया क्या होगी, संसद कैसे सामान्य बहुमत या सामान्य संशोधन के माध्यम से करेगा, राज्यपाल की राय लेगा, ये सब है, प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन आधार का नहीं उल्लेख है, बेस का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, किसी राज्य के नए नए गठन के लिए सीमा विस्तार, नाम परिवर्तन, ये सब सारी चीजें जो है करना है, तो इसका बेस का उल्लेख नहीं है, यानी किस आधार पे किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं, बल्कि प्रोसेस का उल्लेख है कैसे किया जाएगा। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर मैंने बता दिया 24वां संविधान संशोधन जो कि आया था, उसमें यह कहा गया कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन विधेयक होंगे उनको पे राष्ट्रपति को साइन करना बाध्यता है, उनको साइन करना ही पड़ेगा। तो 24वां संविधान संशोधन भी याद रखना है। और फिर लास्ट में एक बार फिर से इसको समराइज करते हुए मैं कहूँगा कि मूल संविधान की बात करें तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और इन्हीं 22 भाग में संशोधन कर करके आपका वर्तमान में अगर बात करें तो 25 आपके भाग हो गए, यानी पार्ट हो गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 470 के हो चुके हैं। और बात करें अगर अनुसूचियों की यानी शेड्यूल की, तो शेड्यूल लगभग क्या फिक्स 12 हो गई हैं, 8 से 12। और अनुच्छेद आपको ध्यान रखना लगभग 470, 450 प्लस आ गया, याद रखिएगा। तो इतना सब कुछ प्रावधान है। आज की चर्चा अब यही होगी समाप्त। आपको यह चर्चा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी तक इंडियन पॉलिटी के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अब प्रवेश किए हैं, यानी अब हम आर्टिकल को शुरुआत करेंगे। और 1 से 4 आर्टिकल हो चुका है, अब 5 से 11 देखेंगे, 12 से 35 देखेंगे और उसके बाद 36 से 51 देखेंगे, 51 से 152 देखेंगे। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक जो भी हो, अच्छा या बुरा, ज़रूर दिया करिए। सेशन को लाइक करने के साथ या अपने सहपाठियों के संग अगर शेयर करने योग्य है तो शेयर भी कर दिया करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।